Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 9th of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 9 सितंबर 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, क्रोएशिया को काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है, मुझे मालूम है, उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पर जो ये डेली बेसिस पर द हिंदू का वीडियो होता है ये 7 से 7:30 के बीच में अपलोड हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं इसकी टाइमिंग क्या है, तो 7 से 7:30 के बीच में ये जनरली अपलोड हो जाता है। कभी कभी 7 बजे से थोड़ी सी पहले भी अपलोड हो जाता है, जब ये वीडियो जल्दी रिकॉर्ड हो जाता है। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखना। और आज थोड़ा सा लेट हो चुका है, वो मुझे भी मालूम है। यहाँ पर आप देख पाओगे क्या है ना, ये वीडियो लेट हुआ था तो इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम पर दे दी थी, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है वीडियो के रिगार्डिंग। अगर कोई लेट होता है तो मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो अब जो ये आर्टिकल है इसके अंदर बात हो रही है, जो आज के टाइम पर हमने देखा फार्मर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब इस फार्मर प्रोटेस्ट के बीच में जो सेंटर यानी केंद्र सरकार ने क्या करा, जो राबी क्रॉप है इसके लिए जो एमएसपी है उसको बढ़ा दिया है। एमएसपी क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर मैं छोटे शब्द में बोलूं तो एमएसपी एक ऐसा रेट है जहां पर सरकार जो हमारी है वो फार्मर से क्रॉप्स को परचेज करती है, उस रेट पर क्रॉप्स को परचेज करती है, उसको हम लोग बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, अब यहाँ पर इस रेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, मतलब कि फार्मर्स को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गवर्नमेंट ने कल ही शेयर करी है, कल वेडनेसडे था, आप देख पाओगे। तभी यहाँ पर बताया गया जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको बढ़ाया गया, खासकर किसके लिए, वीट के लिए, गेहूं के लिए बढ़ाया गया है। और यहाँ पर इसके साथ ये बोला गया गेहूं का जो पर क्विंटल के हिसाब से जो प्राइस था वो पिछले साल 1975 रुपीज़ था। अब यहाँ पर 2% से इसके अंदर इंक्रीमेंट किया जाएगा, जो अपकमिंग आने वाला टाइम है। अब यहाँ पर जो वीट को परचेज किया जाएगा यानी सरकार परचेज करेगी, उसके बदले में कितना एमएसपी देने वाली है, यहाँ पे आप कह सकते हो 2015 रुपये पर क्विंटल देने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है 2% से यहाँ पर हाइक किया गया है, इसके बारे में यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई। अब एमएसपी क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो एक छोटा सा ही आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ और चीज़ें कवर करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा हम लोग यहाँ पर हर एक आर्टिकल को हर तरीके से हिट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो एमएसपी है ये एग्जैक्टली क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब यहाँ पर ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 प्लस जीएस पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर का पूरा एक सेपरेट टॉपिक है आपका यूपीएससी सिलेबस के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। एमएसपी जैसे मैंने बताया एक मिनिमम प्राइस है, जिसको यहाँ पर एक तरीके से ये जो पैसा है ये प्रोवाइड करवाती है सरकार, किसको, फार्मर्स को, और उसके बदले में जो क्रॉप्स है वो खरीदती है, ठीक है। फार्मर्स को थोड़ी बहुत यहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाती है कि इतना पैसा तो हमें अपनी फसल का मिलना ही मिलना है, तो इतना सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है सरकार। ओके, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये अलग अलग क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। अब आपको ध्यान ये रखना है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसका जो रिकमेंडेशन है वो किसके द्वारा दिया गया था, वो था सीएसीपी के द्वारा, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ने रिकमेंड किया था एमएसपी को। और यहाँ पर अभी 23 क्रॉप के लिए एमएसपी को दिया जाता है, मैं भी आपको बताऊंगा किस किस के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ क्रॉप्स के साथ साथ जो शुगर केन है उसके लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस को दिया जाता है। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उससे पहले आपको ध्यान रखना है जो ये बॉडी है जो कि जिसने रिकमेंड किया है एमएसपी को, वो बॉडी किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में यहाँ पर देखने को मिलती है। ये बॉडी आई थी वर्किंग में 1965 जनवरी के टाइम पर। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रीलिम्स से बन सकती है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स है जिसके ऊपर एमएसपी प्रोवाइड की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है ये पूरी क्रॉप है। यहाँ पर 7 सीरियल्स हैं, सीरियल्स के अंदर आपका पैडी, वीट, बार्ले, जोवर, बाजरा देखने को मिलेगा। 5 पल्सेस हैं जैसे ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द, लेंटिल,
उसके बाद ऑयल सीड्स हैं, ग्राउंडनट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सेसम, सेबसम, यहाँ पर ये सारे आपको ऑयल सीड्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर एमएसपी प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद बहुत सारी कमर्शियल क्रॉप्स भी है, लगभग 4 कमर्शियल क्रॉप है, जैसे कि रॉ कॉटन हो गया जिसको कपास बोलते हैं, जूट हो गया, कोपरा, या फिर शुगर केन के लिए फेयर एंड रेमरेटिव प्राइस दिया जाता है। तो इन सब के ऊपर यहाँ पर क्या होती है, एमएसपी प्रोवाइड की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन यह है, ये एमएसपी हमने डिस्कस कर लिया। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस आर्टिकल के अंदर और है जिसके रिगार्डिंग पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, वो है राबी क्रॉप। अब ये राबी क्रॉप्स क्या होती हैं, तो इसको हम समझेंगे। यहाँ पर आप लोग ये वाला पिक्चर देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। रबी क्रॉप कौन सी होती हैं, जो कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में यहाँ पर हार्वेस्ट की जाती हैं, सॉरी ग्रो की जाती हैं, सोन की जाती हैं, और इनकी जो आप कह सकते हो कटाई होती है वो अप्रैल से जून के बीच में होती है। और खरीफ क्रॉप कब सोन की जाती हैं, वो जून से लेकर जुलाई के बीच में, और हार्वेस्टिंग होती है इनकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और जेड क्रॉप होती है जिनको सो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है साथ में मार्च से लेकर जुलाई के बीच में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मतलब राबी और क्रॉप के बीच का जो टाइम है उसमें जेड क्रॉप उगाई जाती है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये राबी क्रॉप हो गई। अब राबी क्रॉप के अंदर कौन कौन सी क्रॉप आती हैं, तो यहाँ पर आप देख पाओगे व्हीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब देखने को मिलते हैं। कौन कौन से स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा आपको राबी क्रॉप्स देखने को मिलेंगे, वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगे। खरीफ क्रॉप की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं इसके अंदर, तो राइस, मेज, जोवर, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, इसी को लेकर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, आपको क्रॉप्स के नाम दे दिए थे और इसमें से यहाँ पर मतलब क्रॉप्स के नाम मिक्स कर दिए थे। तो यहाँ पे पूछा था कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पर खरीफ क्रॉप है, यहाँ पे आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, मैंने पहले डिस्कस भी किया है, वो क्वेश्चन मैं लगा नहीं पाया हूँ, आज वीडियो ऑलरेडी लेट हो चुका था, अदरवाइज तो मैं क्वेश्चन वो लगा देता। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये जो खरीफ क्रॉप है कौन कौन से स्टेट्स के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ सभी जगह पर। जैद क्रॉप यहाँ पर आप कह सकते हो ये कौन कौन सी क्रॉप होती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल और फॉडर क्रॉप, ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई। ज़्यादातर ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये पिक्चर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो पिक्चर आपको ये दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाला टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगा। एक टेलीग्राम चैनल बिना नोट्स का है, मतलब उस पर नोट्स नहीं लिखा हुआ है, एक चैनल पर नोट्स लिखा हुआ है, दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पर एक नीचे की साइड एक आर्टिकल है छोटा सा, जो कि आने वाले टाइम पर इंपॉर्टेंट बन सकता है। यहाँ पे क्या हुआ है, झारखंड के हाउस ने क्लियर कर दिया बिल। अब वो बिल किस लिए क्लियर किया गया, बिल के अंदर क्या बोला गया है कि लगभग यहाँ पर झारखंड के अंदर जो लोकल लोग हैं उनको 75% कोटा दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा प्राइवेट जॉब्स के अंदर। अब ये क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो झारखंड की असेंबली ने वेडनेसडे में एक बिल पास किया। यहाँ पर इनका फोकस इस बिल को पास करने का यह है कि झारखंड के अंदर जो जॉब्स प्रोवाइड हो रही हैं, यानी कि झारखंड के अंदर जो प्राइवेट जॉब है, उन जॉब के अंदर उन लोकल लोगों को ही जॉब मिले, मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड करी जाए। और उसी को देखते हुए 75% रिजर्वेशन दिया अपने लोकल लोगों के लिए कि 75% जो प्राइवेट जॉब है उसमें यहाँ पर झारखंड के लोग ही होंगे। ठीक है, लगभग ये जो प्राइवेट जॉब्स की बात हो रही है यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पर 75% लोकल लोग ही होंगे जिनकी सैलरी लगभग अप टू द 40,000 होगी, 40,000 तक की जो सैलरी होगी, 40,000 तक की जो जॉब होगी उसमें 75% रिजर्वेशन दिया गया। इससे ऊपर की जो सैलरीज होंगी, 40,000 से जो ऊपर की सैलरीज होंगी, वहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे सभी लोग जो है एलिजिबल हैं जाकर जॉब करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई है झारखंड के लोकल पीपल के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार का जो ये लॉ है, एक तरीके से बिल है, इसको पास किया गया था आंध्र प्रदेश के अंदर, और आप कह सकते हो उसके बाद हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही लॉ पास किया गया। तो आंध्र प्रदेश, हरियाणा के बाद आप कह सकते हो झारखंड ये तीसरा स्टेट बन चुका है जिसने ये काम किया है। तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन एक होनी चाहिए। पहले यहाँ पर इसका 30,000 का कैप सेटअप किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर हाईएस्ट जो लिमिट है इसकी 40,000 की सेट कर रखी है, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी जो 25% है वो रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ पे कोई भी जाकर वहाँ पर जॉब कर सकता है, लेकिन यहाँ पे 75% तक का जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है लोकल पीपल को। तो एक छोटा सा आइडिया आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़बरदस्त आर्टिकल है। एक एक करके सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले गाइस वीडियो को जरूर लाइक कर देना ठीक है, इससे बहुत सपोर्ट भी मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्लस वीडियो बहुत सारे लोगों तक रीच होता है। जैसे कि आप लोग डेली बेसिस पर इतना सपोर्ट करते हो वीडियो को, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा। लगभग यहाँ पर आज के टाइम पर वीडियो को लोग डेली बेसिस पर 17,000, 18,000, कभी कभी 20,000, 22,000 लोग डेली बेसिस पर देख रहे हैं, उनको यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। और
तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाया करो। और ऑब्वियसली बात है, आपके पास ऑप्शन भी है, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ यहाँ पर अब जो ये वाला आर्टिकल ये बात करता है, जो एनडीए है एक तरीके से नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये एडमिट करेगी वेमेन को। अब ये स्टेटमेंट दिया गया हमारी सरकार के द्वारा। तो सेंटर ने यहाँ पर इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को अपने डिसीजन के बारे में कि अब यहाँ पर क्या होगा, एनडीए को एक तरीके से जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, अब यहाँ पर एनडीए जो है वेमेन को भी एडमिट करती हुई नजर आएगी, उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, अभी आपको मालूम होगा एनडीए एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गई थी यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनको एलिजिबल किया गया था। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, हमने डिस्कशन भी किया था। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि देखो सब कुछ मिलाकर जो वेमेन है वो प्रिपेयर कर सकती हैं अपने आर्म फोर्सेस के लिए, यानी कि अगर कोई वेमेन जाती है आर्म फोर्सेस के अंदर, चाहती है यहाँ पर परफॉर्म करना आर्म फोर्सेस के अंदर, तो वो अपने क्लास 12 के बाद इमीडिएटली जो है इसके लिए प्रिपेयर कर सकती हैं। तो यहाँ पर यह ऑप्शन इनको मिल चुका है अब, जो कि एक काफ़ी अच्छी खबर है। और यहाँ पर एक तरीके से पहले जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें देखने को मिलती थी गर्ल और बॉय के अंदर, खासकर ये आर्म्ड फोर्सेस को लेकर, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएंगी। और आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पिछले साल भी एक ऐसा ही मुद्दा उठा था, और पिछले साल फरवरी की बात है, वहाँ पे क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल करते हुए यहाँ पर एक डिसीजन पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वेमेन है आर्मी के अंदर, उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर रखा जाता था। नाउ अब यहाँ पर पिछले साल ही वेमेन को क्या करा गया, शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट सर्विस कमीशन की तरफ डाला गया कि हर एक वेमेन अब परमानेंट सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल है, चाहे वो तो परमानेंट सर्विस दे सकती है, कोई भी वेमेन ऑफिसर हो हमारे आर्मी के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे इसके बारे में भी मेंशन्ड है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है, परमानेंट सर्विस कमीशन क्या है, इससे यहाँ पर क्या बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा, सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना यह है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या था। ठीक है, जिसमें यहाँ पर वेमेन को पहले अलाउ किया गया था। देखो शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, मतलब कम समय के लिए यहाँ पर सर्विस देना। अब यहाँ पर क्या था, ये लगभग 14 साल के लिए सर्विस दी जाती थी वेमेन ऑफिसर्स के द्वारा। इस स्कीम के अंदर क्या करा, वेमेन ऑफिसर्स आर्मी के अंदर अलाउ करी गई। हाँ, वेमेन ऑफिसर्स आर्मी के अंदर परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन 10 साल के लिए, और 10 साल को एक्सपेंड करके 14 साल कर दिया गया। 14 साल के बाद यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकती थी। अगर वेमेन कोई चाहती थी और ज़्यादा परफॉर्म करना तो भी वो नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो वेमेन को यहाँ पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी थी, बहुत अलग अलग प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी थी। इनको अलाउ नहीं किया जाता था कि कॉम्बैट रोल्स प्रिपेयर करें। ठीक है, यानी कि इनको छोटे मोटे रोल दे दिए जाते थे, और ऐसे जो कॉम्बैट रोल होते हैं, ठीक है, गन वगैरह चलवाई जाए, ऐसे कॉम्बैट रूल्स यहाँ पर इनको नहीं दिए जाते थे। नाउ अब यहाँ पर ये भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो आपको मालूम होगा ये पिछले साल का डिसीजन है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो वेमेन ऑफिसर्स है इनको परमानेंट कमीशन के अंदर भी पहले अलाउ नहीं किया गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, परमानेंट कमीशन के अंदर वेमेन को अलाउ किया गया। अब हमें समझना यह है परमानेंट कमीशन क्या होता है। हमने शॉर्ट सर्विस कमीशन समझा, जो परमानेंट कमीशन होता है आर्मी के अंदर, एक तरीके से इसका मतलब है परफॉर्म करना, एक तरीके से अपने करियर में एक तरीके से सर्विस देना टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, जब तक रिटायर ना हो जाओ तब तक यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करवाना। तो ये है परमानेंट कमीशन। तो अभी वेमेन को हर तरह से परमानेंट कमीशन के अंदर भी अलाउ कर दिया गया है। अब यहाँ पर वेमेन के पास चॉइसेस है, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में रहना चाहे तो वहाँ पर सर्विस दे सकती हैं, प्लस परमानेंट कमीशन में चाहे तो परमानेंटली वहाँ पर रिटायरमेंट की एज तक अपनी सर्विस दे सकती हैं, आर्मी के अंदर भी, प्लस और भी वेरियस आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया। 60 साल की एज की रिटायरमेंट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेशन में सर्व कर सकती हैं अप टू द एज ऑफ 60, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि हमें यहाँ पर वेमेन ऑफिसर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। प्लस उसके बाद बहुत ज़्यादा अगर ऐसी चीज़ें चल रही थी, हम लोग अगर वेमेन को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, तो इससे बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था। हम लोग क्या कर रहे थे, मेल को ही आगे निकालते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ पर अब एक काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया गया था। अब ये जो जजमेंट था इसके बहुत कुछ यहाँ पे फ़ायदे देखने को मिले। जो वेमेन ऑफिसर्स हैं इसके लिए रेडी भी हुई, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेमेन ऑफिसर्स ने सेलिब्रेट भी किया इन सब चीज़ों को लेकर। अब यहाँ पर जो वेमेन ऑफिसर्स हैं इनको पेंशन वगैरह भी मिलेगी, अपना जो परमानेंट कमीशन है उसके बाद देने के बाद इनको पेंशन वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। अब आपको ध्यान ये रखना है, जो सरकार है ना, गवर्नमेंट हमारी, वो इसके खिलाफ में थी उस समय। पिछले साल की बात है, वो सरकार हमारी खिलाफ में थी। सरकार का कहना यह था कि जो वेमेन है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, इनकी फिजिकल एबिलिटी नहीं होती है, फिजिकल एबिलिटी मैन की ज़्यादा होती है, ये सब कुछ देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ नहीं, यहाँ पे परमानेंट कमीशन के लिए अलाउ किया जाएगा तो किया जाएगा। तो ये काम पिछले साल हुआ, और आज के टाइम पर ये लगातार हम लोग आर्म्ड फोर्सेस की तरफ वेमेन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि एक बढ़िया स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर ये सब कुछ जो हुआ है एनडीए के अंदर, अब जो वेमेन है उनकी एंट्री को अलाउ कर दिया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगली एक हियरिंग होने वाली है, और जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने गवर्नमेंट से बोला है कि आप एक एफिडेविट तैयार कर लगा लो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। 22 सितंबर तक आपको ये एफिडेविट तैयार करना पड़ेगा। अगले यहाँ पर जो इनकी इस पूरे केस की सुनवाई होने वाली है, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। प्लस यहाँ पर बोला गया कि एक तरीके से जो आर्म फोर्स है वो एक रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की भी ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर हम लोग जेंडर इक्वालिटी दिखा रहे हैं। अब
अब यहाँ पर वेमेन और मेन को इक्वली ट्रीट करने की पूरी कोशिश रहेगी इस सेक्टर के अंदर। ओके, अब आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल में और क्या क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा जिसमें चर्चा हो रही है, इंडिया और रशिया ने मिलकर रिव्यू किया अफगानिस्तान की सिचुएशन को। आज के टाइम पर क्या है ना, इंडिया और रशिया साथ में काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और हो क्या रहा है, अफगानिस्तान के अंदर जो क्राइसिस क्रिएट हुआ, आपको सभी को मालूम होगा, अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरह से तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। अब इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज कंसर्न में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद को काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया जा रहा है रेगुलरली। आज के टाइम पर आपको मालूम होगा, इन्होंने अपनी सरकार भी अनाउंस कर दिया तालिबानियों ने। मैं अभी आपको आगे उसके बारे में बताऊंगा। एक आर्टिकल आगे दिया गया है कि अपनी सरकार को अनाउंस किया गया। बहुत सारे जो लोग हैं इनकी कैबिनेट के अंदर वो टेररिस्ट देखने को मिलेंगे, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इंडिया और रशिया के बीच में एक मीटिंग हुई है, एक डिटेल्ड एक पूरा का पूरा रिव्यू लिया सिचुएशन के बारे में, अफगानिस्तान के अंदर जो भी क्रिएट हुई है। और इन सब पूरी सिचुएशन को देखते हुए दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर डिस्कस किया कि ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करेंगी आगे। अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें रशियन सेक्रेटरी काउंसिल सेक्रेटरी थे जिनका नाम है जनरल निकोलाई पेट्रुशेव, ये थे। साथ ही साथ हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब थे। दिल्ली के अंदर यहाँ पर ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान आप कह सकते हो यहाँ पर रशिया ने, आप कह सकते हो कि इससे पहले जो एक काम रशिया के द्वारा किया गया था, रशिया ने इंडिया के द्वारा एक तरीके से आप कह सकते हो रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। रशिया उसके अगेंस्ट में गया। मैंने सब कुछ डिस्कस किया है कि हाँ एक रिजोल्यूशन था, उसको यहाँ पर रशिया ने एक तरीके से अगेंस्ट में उसके वोट किया, चाइना ने भी उसके अगेंस्ट में वोट किया था, वो सब चीज़ हमने देखी। लेकिन आज के टाइम पर अफगानिस्तान को लेकर जो कंसर्न है उसको लेकर इंडिया और रशिया के बीच में मीटिंग हुई। अब मीटिंग के अंदर यहाँ पर उन्होंने बोला कि आज के टाइम पर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, इससे काफ़ी हद तक थ्रेट देखने को मिला है, काफ़ी हद तक खतरा देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इंडिया हो, ये सब पास में पड़ते हैं अफगानिस्तान के। ठीक है, यूएसए काफ़ी दूर है तो यूएसए को इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन ये सब पास में है तो इनको काफ़ी तक दिक्कत होती हुई नजर आएगी। प्लस वेपन्स वगैरह का स्मगलिंग देखने को मिल सकती है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हो सकता है अब जैसे जैसे यहाँ पर तालिबानियों का पूरा जैसे तरीके से कंट्रोल आ रहा है तो ये लोग वेपन्स की स्मगलिंग करें भारत के जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। उसके बाद या ये हो सकता है कि ओपियम प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। ओपियम प्रोडक्शन, ओपियम मतलब जो अफीम होती है, ठीक है, ड्रग्स वगैरह बनते हैं और ड्रग ट्रैफिकिंग यहाँ से बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है, ड्रग बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा ओपियम प्रोडक्शन होता है अफगानिस्तान के अंदर। इनफैक्ट इनकी जो इकॉनमी है वो काफ़ी अच्छी ग्रो कर सकती है अगर ये ओपियम का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इससे खतरा देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट ये खतरा बहुत पहले से चल रहा है। इंडिया के अंदर बहुत सारा ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर स्मगल करती हैं इंडिया को ड्रग्स। ठीक है, आपको ध्यान होगा मैंने डिस्कस किया था, अफगानिस्तान जो है ये पड़ता है गोल्डन क्रीसेंट के अंदर। एक एरिया होता है गोल्डन क्रीसेंट और दूसरा होता है गोल्डन ट्रायंगल। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि आप लोग मुझे बता सकते हो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, गोल्डन क्रीसेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और गोल्डन ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ज़रूर ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं पता है तो सर्च करना, टेलीग्राम पर भी मैंने आपको पिक्चर सेंड कर रखी है, आपको समझ में आ जाएगा। गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स की स्मगलिंग करती हैं। यहाँ पे ड्रग्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है और बीच में हमारा यहाँ पर इंडिया फंस जाता है और यहाँ पर भी काफ़ी हद तक ड्रग्स की स्मगलिंग होती हुई नज़र आती है। ओके, तो ये कंसर्न ये वाली बात हो गई। उसके बाद यहाँ पर रशिया और इंडिया ने मिलकर यहाँ पे कहा है कि देखो हम लोग जॉइंटली एफर्ट लगाने वाले हैं और इनका मकसद यही है कि अफगानिस्तान के अंदर एक तरीके से सेटलमेंट किया जाए, पीसफुल सेटलमेंट प्रोसेस को अपनाया जाए, शांतिपूर्वक यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर निपटाया जाए, ये फोकस रखने वाले हैं। और इंडिया और रशिया इसी चीज़ को लेकर मिलकर काम करने वाले हैं। और आज के टाइम पर जो रशियन सेक्रेटरी जो कि आए थे, जिन्होंने मीटिंग करी है हमारे NSA के साथ, साथ ही साथ ये मिलकर गए हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से भी मिलकर गए। और आप कह सकते हो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनकी विजिट को अप्रिशिएट भी किया और यहाँ पर बोला कि देखो बहुत कुछ बदलाव हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और बहुत सारे सोर्सेस ये भी बताते हैं कि इंडिया ने एक इशू ये भी उठाया कि जो तालिबान है उसके अंदर आज के टाइम पर पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा लिंक देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ये सारे ग्रुप भी कहीं ना कहीं आप समर्थन में देखने को मिलेंगे तालिबान के। इनके रिलेशंस तालिबान के साथ काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर ये सब एक होंगे तो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा खतरा देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने पहले भी इंडिया के ऊपर काफ़ी अटैक किए हैं। उसके बाद एक और खतरनाक नेटवर्क जिसका नाम है हक्कानी नेटवर्क, इसका एक लीडर तो अफगानिस्तान के अंदर जो अभी सरकार बनी है इसके अंदर आपको ये परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। इसके कैबिनेट के अंदर एक लीडर देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो हक्कानी नेटवर्क ने भी पहले यहाँ पर भारत के ऊपर अटैक कर रखा है। तो ये सारे टेररिस्ट जो हैं मतलब काफ़ी हद तक खतरा पैदा होते हुए नजर आएंगे इंडिया के अंदर। हक्कानी नेटवर्क का एक लीडर है सिराजुद्दीन हक्कानी, ठीक है, ये इंटीरियर मिनिस्टर है अभी के टाइम पर जो कैबिनेट बनी है वहाँ की उसका, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। प्लस उसके बाद यहाँ पे बोला गया थर्सडे में क्या होने वाला है, आप कह सकते हो थर्सडे में यहाँ पे बताया गया जो प्राइम मिनिस्टर हमारे वो मिलेंगे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से और चाइना के लीडर यानी जी जिनपिंग से।
ब्राज़ील के लीडर से, साउथ अफ्रीका के। ब्रिक्स समिट यहाँ पर एक वर्चुअल फॉर्मेट में होने वाली है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर एक मीटिंग होगी। उसके बारे में और भी बहुत सारा डिस्कशन हम लोग को देखने को मिलेगा। यह है कंप्लीट आर्टिकल। उसके बाद एक आर्टिकल आपको यह वाला देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया 12 नेम एज अ परमानेंट जज। आपको मालूम होगा इस आर्टिकल को हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है। आज के टाइम पर जो वैकेंसीज खाली हैं जजेस की, उनको काफ़ी तेज़ी से फिल किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम का इस्तेमाल किया है। तो मैं आप लोगों से फिर से पूछना चाहूँगा, मैंने एक बार पहले भी कवर किया है, एक बार नहीं मैं काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ कॉलेजियम के बारे में। आज वीडियो ऑलरेडी लेट हो चुका है और वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डेफिनेटली देखो ये फिर से न्यूज़ में आने वाला है, तो मैं फिर से कवर करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कवर नहीं करता, कवर करता हूँ। यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है ये मैं आप लोगों से आज पूछना चाहूँगा। मैं पहले ही आप लोगों से पूछ चुका हूँ, ठीक है, और मैं पढ़ा भी चुका हूँ डिटेल में। तो कॉलेजियम सिस्टम पूरा अच्छे से यहाँ पे बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट किया जाता है, हाई कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। ये नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग टाइप करना, इससे यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और पहले इसके बारे में मैं काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को मालूम भी होगा। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पर एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल भी आपका जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने इंडिया और रशिया वाला आर्टिकल देखा, ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमने एक विमेन वाला आर्टिकल देखा था, वो आपका विमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो यहाँ पर चर्चा हो रही है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 मीटिंग होने वाली है। अब ये 2+2 मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन करेंगे वो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझना ये होगा ये 2+2 मीटिंग क्या होती है। देखो मतलब क्या होगा, इंडिया के 2 मिनिस्टर होंगे और ऑस्ट्रेलिया के 2 मिनिस्टर होंगे, इनके बीच में मीटिंग होगी। अब वो मिनिस्टर कौन कौन से होंगे, एक तो होंगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, दूसरे होंगे डिफेंस मिनिस्टर, और यहाँ के भी एक होंगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और दूसरे होंगे डिफेंस मिनिस्टर। तो इनके बीच में मीटिंग होती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो जो फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं वो है मैरिस पाइन, साथ ही साथ जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है ऑस्ट्रेलिया के वो है पीटर डटन। तो ये लोग आएंगे और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग करेंगे। और यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो मीटिंग है एक तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया के एंगेजमेंट के साथ साथ, ऑस्ट्रेलिया जो है आप कह सकते हो कि काफ़ी एक अच्छा रिलेशन के साथ रहा है भारत के साथ ही साथ ये जो मीटिंग है आप कह सकते हो जो ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर्स हैं ये और जगह भी विजिट करने वाले हैं। इंडोनेशिया विजिट करेंगे, साउथ कोरिया विजिट करेंगे, यूएस विजिट करेंगे। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक सिचुएशन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये और भी विजिट करने वाले हैं, बट अभी यहाँ पर इंडिया के अंदर पहले ये मीटिंग होगी। अब जो ये 2+2 मीटिंग होने वाली है इंडिया और यूएस के बीच में, एक तरीके से यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेके हो गई। दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक तरीके से रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही साथ स्टेटमेंट निकल कर आए मिनिस्ट्री के द्वारा, इन्होंने बोला जो इनका बायलैटरल रिलेशनशिप है ये काफ़ी लंबे समय से काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप देखने को मिला है दोनों कंट्रीज़ का। अगर हम बात करें जो डिस्कशन होने वाला है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इसमें ये लोग क्या क्या कवर करेंगे, इकोनॉमिक इशूज़ को कवर करेंगे, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो भी इकोनॉमी को लेकर इशूज़ चल रहा है, या साइबर सिक्योरिटी वाली जो कंसर्न देखने को मिलते हैं, क्लाइमेट चेंज को दिक्कत देखने को मिल रही है। क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पर ग्लोबल वार्मिंग वगैरह काफ़ी बढ़ रही है, तो इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, प्लस टेक्नोलॉजी या सप्लाई चेन, इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं ये दोनों कंट्रीज़ जो अभी इनके बीच में मीटिंग होगी। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। यह है एक छोटा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब ये मीटिंग के बाद ही हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। और साथ ही साथ जो डिस्कशन होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो व्यापार है वो एकदम और अच्छे से आगे बढ़ेगा जैसे जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो टैरिफ्स या बहुत सारे चार्जेस होते हैं वो कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इससे यहाँ पर जो दोनों कंट्रीज़ हैं इनके बीच में व्यापार काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसको हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम दिया है। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन होता हुआ हम लोग को नज़र आने वाला है। आगे बढ़ेंगे और क्या हमारे पास आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर। ये पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट भरा हुआ पेज है। पेज नंबर 12 भी एडवर्टीजमेंट भरा हुआ पेज है, इसको प्रॉपर्ली आप स्किप कर सकते हो। आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे आप दोनों आर्टिकल देख पा रहे होंगे। तालिबान अफगानिस्तान के बारे में चर्चा हो रही है और आप सभी लोग पूरी तरह से वाकिफ होंगे पूरी सिचुएशन के बारे में, क्या क्राइसिस क्रिएट हुआ अफगानिस्तान के अंदर, क्या कंट्रोल हो चुका है, सब कुछ आपको मालूम है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि तालिबान ने अपनी नई गवर्नमेंट बना ली है, यानी तालिबान ने अपना नया सरकार अनाउंस कर दिया है और इस कैबिनेट के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। चलो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ ये क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पर सरकार चलाने वाले हैं, जो उसकी यहाँ पर इन्होंने खुद बताया है। यहाँ पर मैंने एक दूसरे न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स को लिए हैं और ये आर्टिकल भी आप देख पाओगे, पिक्चर्स का तो यहाँ पे बताया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ है कि तालिबान ने अपना एक कैबिनेट अनाउंस किया। कैबिनेट के अंदर 33 सदस्य हैं, 33 लोग हैं और इस कैबिनेट में कोई भी महिला नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। और अब इस तरीके से जो अफगानिस्तान का नाम है इन्होंने वो भी बदल दिया, आपको मालूम होगा, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान इन्होंने नाम रख दिया है। पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो ये कैबिनेट है ना, इसके अंदर ये कैसे चलाने वाले हैं सरकार को, जो एक तरीके से सर्वोच्च नेता होंगे
वो हैं अमीर उल अफ़गानिस्तान, ठीक है। एक तरीके से हिबतुल अखुंदजादा यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा, एक टॉप एक तरीके से मिनिस्टर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, तो आपको ध्यान होगा। उसके बाद कल भी हमने डिस्कस किया था, यानी कि जो अफगानिस्तान है, देखो यहाँ पर भी चीज़ें प्रॉपर्ली चलेंगी। एक लीडर हुआ करेगा, एक लीडर होगा, लीडर होने के बाद एक नीचे लीडर के नीचे एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करेंगे, आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसा ईरान के अंदर सिस्टम है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर सिस्टम है। ईरान को थोड़ा बहुत कॉपी किया है, लेकिन यहाँ पर ईरान में क्या होता है, लीडर के नीचे प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर लीडर के नीचे प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, और प्राइम मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये एक तरीके जो सर्वोच्च नेता, जो ऊपर सबसे ऊपर वाले नेता देखने को मिलेंगे, वो हैं हिबतुल अखुंदजादा। उसके बाद और भी बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर आप देख पाओगे, पोस्ट के लिए अलग अलग लोगों को चुन लिया गया है। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 1 वाले, वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिनके बारे में चर्चा हो रही थी, ये अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अफगानिस्तान के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर दूसरे अब्दुल्ला सलीम हनाफी, ये प्राइम मिनिस्टर 2 बनने वाले हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो कि इन लोगों के अंडर में काम करेंगे। प्लस फिर उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं, गृह मंत्री, उसके बाद वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, सबके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। ये सारे आपको जो आर्टिकल, पिक्चर है, सब टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ के शिक्षा मंत्री, वाह, शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं शिक्षा मंत्री। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे, जैसे भी जो भी लोग हैं, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर और उप विदेश मंत्री, सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब क्या है ना, ये लोग क्या सिस्टम अपनाने वाले हैं, तो इन्होंने यहाँ पर बताया, ये लोग शरिया का एक तरीके से सोर्स लेकर चलने वाले हैं, शरिया लॉ को अपनाने वाले हैं। अरबी में जो शरिया का मतलब होता है वो रास्ता होता है। अब यहाँ पर देख पाओगे पूरा का पूरा हिंदी में यहाँ पे समझाया गया, शरिया के जो भी प्रोविजंस होते हैं, जो भी प्रावधान होते हैं, वो कुरान और हदीस से उठाए गए हैं। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया, कुरान इस्लाम का जो एक सबसे ऊपर वाली यहाँ पर किताब आपको देखने को मिलेगी, जो अल्लाह के संदेशों का संकलन है, यहाँ पर ऐसे ही चीज़ें मेंशन करी गई हैं। उसके बाद हदीस भी आपको यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि मोहम्मद की बातें, यहाँ पर आपको मोहम्मद की बातों का यहाँ पे संग्रह देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से बताया गया कि शरिया का सोर्स यहाँ पर अपनाने वाले हैं। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो, जो इस कानून को या फिर विरोध में जाएगा, या फिर आप कह सकते हो जो भी यहाँ पर जो है एक तरीके से इन कानून का उल्लंघन करेगा, तो उनको सज़ा सुनाई जाएगी। जो शरिया के में जो क्राइम है वो 3 कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक क्राइम है हुदूद जिसको बोलते हैं, दूसरा किसस है, तीसरा ताजिर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। हुदूद यहाँ पर मान लो कोई भी अपराध है, ठीक है, जिनकी सज़ा कुरान में मुकर्रर है। मतलब क्या, जैसे अपराध, जैसे अवैध संबंध बनाना, रेप का झूठा आरोप, शराब पीना, चोरी करना, डकैती करना, तो इसके लिए यहाँ पर कैसे सज़ा दी जाएगी, पीटना, पत्थर से मारना, अंग काट देना, इस प्रकार से यहाँ पर सज़ा दी जाएगी, या जान से मार देने की सज़ा है। उसके बाद यहाँ पर किसस दिए दूसरी प्रकार की सज़ा देखने को मिलेगी। इनके पूरे के पूरे इस तरीके से जो ये इन्होंने पूरा कानून बनाया है अपने कंट्री के अंदर। दूसरी सज़ा यहाँ पर, इसमें आप कह सकते हो कि यहाँ पर आप कह सकते हो मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। हत्या जैसे कि यहाँ पर सुनाई जा सकती है, कोर्ट जो है दोषी को हत्या का आदेश दे सकता है। उसके बाद तीसरा ताजिर यहाँ पर देखने को मिलता है। ये एक तरीके से यहाँ पर कम सीरियस क्राइम को देखते हैं, जैसे चोरी, डकैती, या एक तरीके से कर्ज वगैरह वाले जो क्राइम हो गए, ठीक है, इनको यहाँ पर इनको लेकर सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ क्राइम अलग अलग बताए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तालिबान जो है पूरी चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तालिबान पहले ही बता चुका है हम लोग क्या लॉ लेकर चलेंगे, शरिया लॉ को पूरी तरह से फॉलो करते हुए चलने वाले हैं। ये चीज़ें आप लोगों को आर्टिकल के अंदर देखने को मिल जाएंगी। आई होप आपको बिल्कुल आसान शब्दों में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर अब जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे टेररिस्ट हैं, ठीक है, जो लोग हैं ना, बहुत सारे आतंकवादी हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हक्कानी नेटवर्क का एक आदमी है, सिराजुद्दीन हक्कानी। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे यहाँ पर मतलब प्रॉपरली यहाँ पे कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो कि आतंकवादी हैं और यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। दुनिया भर जानती है यहाँ ये आतंकवादी हैं, उनको यहाँ पर कैबिनेट के अंदर डाला गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आगे यूएन के अंदर कैसे मीटिंग करेंगे, कैसे दूसरी कंट्री के साथ मीटिंग करेंगे। मतलब कुछ अलग ही लेवल पर होने वाला है आने वाले टाइम पर। कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हम लोगों को देखने वाली हैं। उसका यहाँ पे बोला गया, बहुत सारे टेररिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर इंडिया के ऊपर अटैक किया है, इंडिया के ऊपर बॉम्बिंग करी है पहले भी, और ये कहीं ना कहीं खतरा बनते हुए आएंगे भारत के लिए वापस से। और ऑब्वियस सी बात है, इनसे कौन यहाँ पर अपने रिलेशन रखना चाहेगा, ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलेंगी। ये हम लोग देख पाएंगे लगभग 1 साल तक ये लोग कैसे सरकार चलाते हैं, उसके बाद ही हम लोग को चीज़ों को पता चलेगा। उसके बाद कौन सा सिस्टम अपनाने वाले हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, शरिया लॉ को ये पूरी तरह से फॉलो करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार का एक अगला आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको लेकर चर्चा है। यूएस ने यहाँ पर बोला है कि देखो, अगर टेररिज्म वगैरह देखने को मिलेगा, ज़्यादातर अगर यहाँ पर टेररिज्म वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो सैंक्शंस वगैरह एक तरीके से जो लगे हैं वो सैंक्शंस लगे रहेंगे, ऐसा यूएस ने यहाँ पर बोला है। तो उसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया। बाकी आर्टिकल में काफ़ी सारी सेम चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस करी हैं। तो आप यहाँ पे आपके ये दोनों ही आर्टिकल अच्छे से कवर हो चुके हैं, तो इनको आप लोग अब स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा,
ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे चर्चा हो रही है, ईरान ने आज के टाइम पर फोकस किया है पूरी तरह से ईरान को मतलब ईरान के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ईरान से बोला जा रहा है कि तुम अपनी न्यूक्लियर टॉक को वापस से रिज्यूम करो, न्यूक्लियर टॉक बहुत ज़रूरी है। तो यूएस जर्मनी ने मिलकर वेडनेसडे में स्टेप अप करा और ईरान के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई जल्दी से जल्द यहाँ पर न्यूक्लियर टॉक की शुरुआत करो और जल्दी जल्दी यहाँ पर पीस डील को मेंटेन करो। आपको मालूम होगा जो न्यूक्लियर टॉक का जो लास्ट राउंड ऑफ टॉक थी वो यहाँ पर आप कह सकते हो देखने को मिली थी, और इस न्यूक्लियर टॉक के अंदर जो है मतलब काफ़ी कुछ गड़बड़ी देखने को मिली। जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए। जो बाइडन चाहते हैं वापस से न्यूक्लियर टॉक होनी चाहिए। तो ये मुद्दा क्या है इसको हम लोग समझेंगे पूरा कंप्लीट। ओके, तो ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से आपने सुना होगा, इसके रिगार्डिंग पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ईरान न्यूक्लियर डील को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, JCPOA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या फिर अब लोग न्यूक्लियर डील P5+1 एग्रीमेंट के नाम से जानते हो। अब यहाँ पर क्या है, ये जो डील हुई थी ये लगभग आप कह सकते हो 2013 और फिर उसके बाद 15 के बीच में नेगोशिएशन हुआ। अब यहाँ पर क्या नेगोशिएशन हुआ था मैं आपको सही से बताता हूँ एग्जैक्टली। तो देखो हुआ होता क्या था, ईरान के पास ना बहुत ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता था, यूरेनियम जिसका हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो यूरेनियम का एनरिचमेंट करके न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब कितना खतरनाक होता है आपको मालूम ही है, परमाणु बम। ओके, अब यहाँ पर क्या करा गया, जब ये सारी बात सबको ये बातें पता चली तो यूएसए में उस समय कौन हुआ करते थे, उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा हुआ करते थे। आपको मालूम होगा बराक ओबामा कब हुआ करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इन सबको ये चीज़ें देखने को मिली कि ईरान जो है लगातार यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, इससे बहुत सारे लोगों को खतरा पहुंच सकता है, तो बराक ओबामा ने सोचा क्यों ना एक डील करी जाए ईरान के साथ। बिल्कुल यहाँ पर एक डील रखी गई, इन्होंने यहाँ पर ऑफर यहाँ पर ये हुआ, डील के अंदर ये बोला गया कि जो ईरान है वो यूरेनियम एनरिचमेंट करना बंद कर देगा, यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा। लेकिन इसके बदले में ईरान को क्या मिलेगा, ईरान को इसके बदले में जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं वो सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। यहाँ पर ये डील हुई, ईरान ने सोचा चलो सही है, यहाँ पर यूरेनियम का एनरिचमेंट हम करेंगे नहीं, हमारे ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे, हमारे ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे तो हम थोड़ा सा व्यापार वगैरह बढ़ा पाएंगे, प्लस हमारी कंट्री थोड़ी सी ग्रो कर जाएगी। ईरान ने एग्रीमेंट कर लिया। अब इस एग्रीमेंट को यहाँ पे बोला गया P5+1। P5+1 क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर कंट्रीज़ बहुत सारी थी, परमानेंट 5 थी +1 कंट्रीज़ थी। तो आपको ध्यान रखना है परमानेंट 5 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ है, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूनाइटेड किंगडम। मतलब जर्मनी P5+1 के अंदर आता है, मतलब जर्मनी कौन सा आता है, +1 के अंदर आता है। तो आपको ध्यान रखना है। बाकी आप कह सकते हो इसके अंदर 6 कंट्रीज़ थी, 5 ये और एक 6 ये, ठीक है। इसमें यहाँ पर कौन कौन सी मैं आपको पूरी 6 कंट्रीज़ के नाम बता देता हूँ, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, UK, US, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन। ये सब यहाँ पर एक कंट्रीज देखने को मिली जिनके बीच में ये पूरी की पूरी डील होती हुई हम लोग को नजर आई। अब यहाँ पर इन्होंने सब कुछ सेट किया। अब होता क्या है, चलो डील चल रही थी आगे, अच्छे से पीसफुली काम चल रहा था, लेकिन होता क्या है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को बराक ओबामा का ये स्टेप बिल्कुल शुरू से ही पसंद नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ये काम किया, इन्होंने बोला हम लोग इस न्यूक्लियर डील से फटाफट निकलेंगे, यूएसए को न्यूक्लियर डील से निकाला जाएगा, और ये काम तुरंत किया गया। न्यूक्लियर डील से तुरंत यहाँ पर निकाल दिया अमेरिका को, और आप कह सकते हो अमेरिका को इस न्यूक्लियर डील से निकालने के बाद ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। ईरान के ऊपर इस चीज़ का सैंक्शन, उस चीज़ का सैंक्शन, हर चीज़ का सैंक्शन लग गया। इसकी वजह से ईरान की हालत बहुत बुरी हो चुकी है आज के टाइम पर। आपको मालूम होगा इवन इंडिया के जो रिलेशन है ईरान के साथ इसी सैंक्शंस की वजह से खराब होते हुए नजर आए। क्यों, हम लोग पेट्रोल नहीं परचेज कर पा रहे ईरान से, क्योंकि यूएसए ने यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिए, कोई इससे पेट्रोल परचेज नहीं करेगा, कोई व्यापार नहीं करेगा, ये सब कुछ नहीं करेगा, तो सैंक्शन बहुत कुछ लग गए। अब इससे हम लोग पेट्रोल वगैरह ईरान से नहीं परचेस कर पा रहे हैं, पहले हम लोग ईरान से काफ़ी हद तक कुछ परचेस करते थे। अब यहाँ पर देखने को ये सब मिला, तो एक तरीके से ईरान काफ़ी हद तक परेशान हो गया कि यार अब हमारे पर सैंक्शंस लग रहे हैं, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है और रिलेशन सही हो नहीं रहे। तो इन्होंने क्या करा, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूरेनियम एनरिचमेंट करना, चाहे कुछ भी कर लो, यूरेनियम एनरिचमेंट, मतलब पहले वाली कहानी वापस से आ गई। और ईरान ने क्या करा, यूरेनियम एनरिचमेंट करना शुरू कर दिया। आज के टाइम पर ईरान लगातार यूरेनियम एनरिचमेंट करता हुआ नजर आएगा। अब कंट्री के अंदर वापस से चिंता वाली बात पैदा हो गई कि वापस से यहाँ पर ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लेगा, ये और वो, इससे काफ़ी हद तक खतरा देखने को मिलेगा। ये चीज़ें हो गई। देन उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर जब जो बाइडन आ गए, डोनाल्ड ट्रंप भी हट गए, अब नए प्रेसिडेंट कौन बन गए, जो बाइडन। अब जो बाइडन चाहते हैं वापस से यहाँ पर ये न्यूक्लियर डील हो जाए, मतलब ये न्यूक्लियर डील वापस से देखने को मिल जाए और ईरान के ऊपर से जो सैंक्शंस है वो वापस से हटाए जाएंगे। सैंक्शंस हटेंगे तो इससे कितना आराम मिलेगा, इंडिया को भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से आराम मिलने वाला है, हम लोग को काफ़ी कम प्राइस में पेट्रोल वगैरह मिलेगा। प्लस उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो जो ये सैंक्शंस हटाए जाएंगे उससे फिर ये यूरेनियम एनरिचमेंट को भी रोक सकेगा। तो अभी ईरान के ऊपर बार बार प्रेशर डाला जा रहा है कि आओ और इस न्यूक्लियर डील को जो है वापस से सेटअप करो। तो इसके बारे में आर्टिकल, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी हिस्ट्री से लेकर अभी तक ये क्या है न्यूक्लियर डील, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन, और मतलब इकॉनमी से रिलेटेड आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस आर्टिकल में यहाँ पे बताया गया गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने क्लियर कर दिया है 10,683 करोड़ रुपए टेक्सटाइल्स के लिए। टेक्सटाइल्स PLI प्लान, PLI प्लान क्या होती है, एक तरीके से यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मतलब
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मतलब यह है, बहुत सारी फर्म आ गई, फर्म से बोला कि आप प्रोडक्शन करो, आप इसका उत्पादन करो, बदले में आपको इंसेंटिव मिलेगा, सरकार इसके बारे में बदले में आपको पैसा प्रोवाइड करवाएगी, इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएगी। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया, गवर्नमेंट ने इस स्कीम को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। ओके यहाँ पे इंसेंटिव डिज़ाइन करे गए ताकि जो इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज कर सके। ऑब्वियस सी बात है, लोग इन्वेस्टमेंट भी खूब करेंगे, क्योंकि जब इनको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, जब बहुत अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, लगभग 10,683 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं टेक्सटाइल्स के लिए। जो फैब्रिक होता है, फाइबर होता है, कपड़ों की यहाँ पर बातचीत चल रही है, उसके लिए यहाँ पर आप कर सकते हो कि इनको काफ़ी हद तक इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। आप लोग इसका प्रोडक्शन करो, आपको इसके बदले में इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं ऐसा यहाँ पर रटने वाला, या फिर एग्जाम पर्सपेक्टिव से यही ध्यान रखना, PLI स्कीम क्या होती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी स्कीम जहां पर कंपनीज को इंसेंटिव मिलती है, अपनी सेल्स को बढ़ाएंगी, उससे क्या होगा, यहां पर इंसेंटिव मिलेगी, कंपनी ज़्यादातर वर्किंग में आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा यहां पर सेटअप यूनिट्स होंगी, जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगी, ये सब कुछ हम लोग को देखने को मिल जाता है। ओके, इंसेंटिव्स का मकसद यही होता है, इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप किया जा सके, नई नई तरीके से यहाँ पे बूस्टअप किया जाएगा, और इसमें भी जो टेक्निकल टेक्सटाइल है या मैन मेड जो फाइबर है, उस सब के अंदर यहाँ पे आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट वगैरह इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। नाउ चलते हैं अब एडिटोरियल सेशन पर, देखें आज के एडिटोरियल्स। तो आज मतलब एडिटोरियल सेशन जो है उसके अंदर आपको 2 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल मतलब ये आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्कूल को खोलना चाहिए, कोविड प्रिकॉशंस को देखते हुए, उसके बाद कोविड-19 वैक्सीन के बारे में चर्चा हो रही है, जो कि आपको एक एक चीज़ मालूम है। ये आर्टिकल यूनिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर ऑथर ने काफ़ी कुछ लिखा है जो कि मैं आपको काफ़ी अच्छे शब्दों में मतलब आराम से हम लोग समझेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर चर्चा ये हो रही है, आज के टाइम पर पोल्यूशन वगैरह कितना ज़्यादा देखने को मिला है, कंट्री वगैरह काफ़ी हद तक पोल्यूशन कर रही है। इसका एक सोल्यूशन है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और ग्रीन हाइड्रोजन से जीरो एमिशन हो रहा है, मतलब कि पोल्यूशन होगा नहीं, प्लस हम लोग अपना जो भी काम है वो कर पाएंगे। एक क्लीन फ्यूल है ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पे हम समझेंगे ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है, इसको हम लोग क्या इनिशिएटिव भारत उठा रहा है, प्लस ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस की जाती है। तो इस आर्टिकल से भी ज़्यादा आप लोग यहाँ पर समझने वाले हो, जैसा कि मेरा हमेशा ही अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में यही काम करता हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग। जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 प्लस जीएस पेपर 3 दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक ये जो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड आर्टिकल है पहले भी हम लोग को देखने को मिला था, क्योंकि एक जो IREN है, यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका कहना ये था जो हाइड्रोजन है वो इंक्रीज़ होती हुई नजर आएगी, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन आने वाले टाइम पर इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करी थी, जो कि हमें अभी इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब हम समझेंगे हाइड्रोजन के बारे में। पहले हमें समझना होगा हाइड्रोजन क्या है, फिर उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन समझेंगे, फिर उसके बाद इसके फायदे समझेंगे। तो हाइड्रोजन एक तरीके से एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मतलब भरपूर मात्रा में मिलेगा, भरपूर मात्रा में यहाँ पर प्रेजेंट है एलिमेंट अर्थ के ऊपर, पूरे मतलब दुनिया में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब क्या होगा, इसको हमें यूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के अलग अलग टाइप होते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हो ब्लैक हाइड्रोजन देखने को मिलता है, ब्लू हाइड्रोजन देखने को मिलता है। ये इनके फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, किस तरीके से इनको बनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करें ग्रीन हाइड्रोजन की, तो ग्रीन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस से बनाया जाता है। जो पानी है, पानी को तोड़ा जाता है, पानी को स्प्लिट करा जाता है, बांटा जाता है, और आप कह सकते हो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। मतलब पानी को स्प्लिट करने के लिए जो इलेक्ट्रोलिसिस लगता है, इलेक्ट्रोलिसिस लगता है, मैं भी आपको आगे सब समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पे समझना है पानी को स्प्लिट करने के लिए जो इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस किया हमने। अब यहाँ पर पानी को क्या करा, पानी से हम लोग क्या करेंगे, पानी को स्प्लिट कर देंगे। किस चीज़ के अंदर पानी को स्प्लिट कर दिया जाएगा, एक तरीके से आप कह सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर पानी को बांट दिया जाएगा। और ये किसकी मदद से किया जाएगा, सोलर और विंड एनर्जी की मदद से। मतलब यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा, विंड एनर्जी का इस्तेमाल होगा, इसकी मदद से ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा, और इसकी मदद से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर बांट दिया जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसमें यहाँ पे कोई पोल्यूशन भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया है। तो ये इसका प्रोसेस है, तो आपको ध्यान रखना है। अब इससे मतलब कि पोल्यूशन वगैरह देखने को मिलेगा नहीं, कार्बन इतना निकलेगा नहीं। तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है ये पानी को स्प्लिट कर देगी हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन के अंदर। हाइड्रोजन हमारी काम की, हाइड्रोजन हम कलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो बाय प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पे वाटर वेपर सब कुछ देखने को मिलता है। बट इंपॉर्टेंट ये है, ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा हमें ब्राउन हाइड्रोजन भी देखने को मिलता है, प्लस ग्रे हाइड्रोजन भी होता है, ब्लू हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन इन सब के बनाने का तरीका अलग है। अब जैसे हमने ग्रीन हाइड्रोजन की बात करी, तो यहाँ पे पोल्यूशन का नाम का कोई चीज़ देखने को मिला नहीं। जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वो भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से कर रहे हैं, सोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को ब्राउन हाइड्रोजन बनाना हो तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कोल का एमिशन करना पड़ेगा, यानी कि जो कोयला है यहाँ पर उससे एक तरीके से प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कोल का इस्तेमाल होता है ब्राउन हाइड्रोजन को बनाने के लिए। अब कोल इस्तेमाल करेंगे तो पॉल्यूशन होगा, है ना। अब ग्रे हाइड्रोजन बनाने के लिए आप कह सकते हो नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है।
इससे भी जो एमिशन है वो भी यहाँ पर हवा में एमिशन होता हुआ नजर आएगा, इससे भी पोल्यूशन होता हुआ नजर आएगा। ब्लू हाइड्रोजन जो है नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है। जो एमिशंस वगैरह है यहाँ पर ये कैप्चर्ड यूजिंग होते हैं। यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिलेंगी इस टाइप की। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो यहाँ पर ब्लू हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे जो एमिशन होता है वो कार्बन कैप्चर की तरह देखने को मिलता है, स्टोरेज की तरह पर देखने को मिलता है। अभी हम लोग समझ रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, तो हमने ब्राउन, ग्रे, ब्लू देखा, सबके फॉर्मेशन अलग अलग है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन बनकर आएगा जिसमें हम लोगों को क्या है, हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, कोई भी पोल्यूशन नहीं करना पड़ रहा है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर अपना काम कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्या होता है, सबसे पहले आपको हाइड्रोजन का इस्तेमाल समझना है। हाइड्रोजन एक एनर्जी कैरियर है, कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर आप कह सकते हो एक एनर्जी कैरियर है, मतलब कि इसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा तगड़ी एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम लोग फ्यूल सेल्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मदद से आज के टाइम पर कार वगैरह बनाई जा रही हैं। हाइड्रोजन के बेसिस पर जो कार चलेंगी, इनका फ्यूल सेल होगा, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, पावर को बना सकते हैं, हीट को बना सकते हैं, जिसकी मदद से कार चल सकती है। आज के टाइम पर ट्रेन के लिए भी यहाँ पर प्लान इंप्लीमेंट किया कि हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन होंगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बेस्ड पर चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। इससे क्या होगा, अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, प्लस हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे, वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। बट आज के टाइम पर जो हाइड्रोजन है ये कॉमनली यूज़ आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा कॉमनली यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन और जो फ्यूल सेल्स है ये मिलकर एनर्जी को बना सकते हैं, और आप कह सकते हो एनर्जी देने के साथ साथ हीट, पावर, एक तरीके से बैकअप पावर, ये सब कुछ देगा, जिसकी मदद से हम लोग कार को आज के टाइम पर काम कर रहे हैं। कार के ऊपर हाइड्रोजन और फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल करके क्या होगा, कार चलेगी हाइड्रोजन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और बहुत सारी कार्स मतलब बहुत सारी जगह पर आपको देखने को मिलेंगी जो कि हाइड्रोजन बेस्ड है। इसके बारे में आर्टिकल के अंदर बताया गया। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हो कि इससे ज़ीरो एमिशन होगा, मतलब कोई ऐसा पोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, प्लस ग्रीन हाउस गैस भी कम से कम हो जाएगा, और इससे हम लोग अपना जो गोल हमने सेट कर रखा है, हम लोग पोल्यूशन को कम से कम करेंगे, उसकी तरफ हम अचीव कर सकते हैं। आज के टाइम पर दुनिया भर में करंट स्टेटस क्या है हाइड्रोजन को लेकर, तो लगभग 1% से कम जो हाइड्रोजन है वो दुनिया भर में प्रोड्यूस किया जाता है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है। आपको ध्यान रखना है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इंडिया के अंदर बात करें तो हाइड्रोजन का कंजम्पशन जो है काफ़ी हद तक है आज के टाइम पर, लेकिन बोला ये गया आने वाले टाइम पर इंडिया का जो ये कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। आने वाले टाइम पर लगभग आप कह सकते हो 28 मिलियन टन तक हो सकता है इंडिया का कंजम्पशन 2050 तक, जो कि एक अच्छी बात देखने को मिलेगी। जो ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट है ना वो आपको ज़्यादातर बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे फिर भी आप कह सकते हो कि जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन होगा और सेल ज़्यादा बढ़ेगी, उसके हिसाब से जो है इसकी प्राइस भी डाउन आ जाएगी, और प्राइस भी एक तरीके से अफोर्डेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर यह भी बोला जाता है कि इंडिया जो है एक नेट एक्सपोर्टर बन सकता है ग्रीन हाइड्रोजन का। ग्रीन हाइड्रोजन को इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर सकता है दूसरी कंट्रीज़ को चीप रेट में, इससे इंडिया को और फायदा होगा। अब यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है, देखो फ़ायदा यह है कि हम लोग क्लीन एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर जो इंडिया ने साइन किया था कि 2030 तक हम लोग जो है अपने क्लाइमेट को एक तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, पोल्यूशन को कम से कम करेंगे, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो हम लोग आज के टाइम पर पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, वो एक तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, हम लोग क्लीन फ्यूल की तरफ बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जब ये ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम किया जाएगा, इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, तो यहाँ पर बहुत कुछ लगने वाला है, तो जॉब्स वगैरह भी क्रिएट होंगी, और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल। तो भारत के अंदर पोटेंशियल यह है कि भारत एक फेवरेबल जोग्राफिकल लोकेशन है। यहाँ पर भारत के अंदर बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में सनलाइट देखने को मिलेगी, विंड देखने को मिलेगी, इससे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एक फ़ायदे वाली बात है। चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। चैलेंजेस ये है कि पैसा ज़्यादा लगता है, प्लस सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा है, इसकी कमी हम लोग को देखने को मिलेगी। जैसा हम लोग बोल रहे हैं ना, वैसे एकदम से नहीं हो सकता, इसके लिए काफ़ी समय लगता है, काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव है, बहुत पैसा लगता है, उसके बाद ये चीज़ें आगे हो पाती हैं। तो ये कुछ इसके चैलेंजेस हैं। लेकिन फिर भी भारत बहुत सारे स्टेप्स उठा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए। जो हमारा बजट था 2021-22 का, इसमें अनाउंस भी किया गया था नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लेकर, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे एज एनर्जी सोर्स। प्लस उसके बाद भारत बहुत सारे इनिशिएटिव उठाता है, जैसे कि इंडियन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, PM कुसुम, और उसके बाद रूफ टॉप सोलर स्कीम। तो ये सारे यहाँ पर स्टेप्स उठाए जाते हैं भारत के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन के क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली हैं, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, जैसे मैंने बताया, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा, यानी कि सोलर एनर्जी का या फिर विंड एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, और एनर्जी से क्या करेंगे हम, सोलर एनर्जी और एक तरीके से सोलर पावर, विंड पावर का इस्तेमाल करने के बाद क्या करेंगे, जो ये पावर है वो इलेक्ट्रोलाइजर के सिस्टम में डाली जाएगी। इलेक्ट्रोलाइजर में क्या डाला जाएगा, आप कह सकते हो पानी डाला गया, पानी को सेपरेट करेगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइजर है पूरी बॉडी है, ये क्या करेगी, पानी को सेपरेट कर देगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल गया, ये हाइड्रोजन हमारे काम का है, हाइड्रोजन गैस हमने स्टोर करके रख ली, फिर उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हो हमने इसको कंप्रेस कर लिया गैस और लिक्विड में, फिर उसके बाद जहाँ पे हमें पहुँचाना है हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल उसका हम यूज़ कर सकते हैं, प्लस जहाँ पे पहुँचाना है हम वहाँ पे पहुँचा सकते हैं, हाइड्रोजन का एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है इसका प्रोसेस, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो एक एडिटोरियल ये था जो इंपॉर्टेंट था। अगला एडिटोरियल इकलौता एडिटोरियल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पर एक आर्टिकल आपको इंटरव्यू वाला देखने को मिलेगा, इसको आप लोग पढ़ सकते हो, एक इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को ये मिलेगा, जो यहाँ पर ऑथर हैं ये बोलती हैं डिटेक्टिंग फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम। ठीक है, सोच तो रहा हूँ मैं ये आर्टिकल बाद में कवर करें, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक बीमारी है फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम। ये बीमारी क्या है, इसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बताया गया कि इसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर आप लोग मतलब कि देखो ट्रीटमेंट फिर भी इसका पॉसिबल नहीं है, बट जो है लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो सकती है अगर इसको पहले डिटेक्ट कर लिया जाए, पहले इसके बारे में पता लगा लिया जाए। तो ये फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है, एक जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इससे पता है क्या होगा, मान लो ये पेरेंट्स से अपने चिल्ड्रन के अंदर चलती रहती है, आप कह सकते हो किसी को है तो उसके बच्चों को भी होगी, फिर उसके बच्चों को भी होगी, ये बीमारी ऐसे बढ़ती रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी मतलब आपकी दिमाग की जो क्षमता है ना वो बहुत कमज़ोर होती है, ब्रेन बहुत ज़्यादा वीक होता है, आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, प्लस और ही मतलब बिल्कुल शेप वगैरह, शरीर जो मुंह का शेप है वो बेकार हो जाता है, लंबा सा शेप होता है, कान बड़े बड़े होते हैं, जो माथा होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, ऐसी चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। जेनेटिक बेसिस बीमारी है, ठीक है, तो पेरेंट्स के अंदर होगी तो यहाँ पर उनके चिल्ड्रन के अंदर भी पहुँच जाती है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है, और ब्रेन को एक तरीके से ब्रेन डिसऑर्डर वाली बीमारी भी आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम का एक और नाम है जिसको यहाँ पर नाम दिया गया मार्टिन बेल सिंड्रोम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसका एक और नाम है, पता नहीं आर्टिकल के अंदर मेंशन है या नहीं। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन ये है, बॉयज़ के अंदर ये कॉमन होती है एक तरीके से, फीमेल्स के अंदर या फिर गर्ल्स के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है, बट यहाँ पे बॉयज़ के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये बीमारी देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या होगा, लोग सीख नहीं पाते, उनका दिमाग काम नहीं करता, कुछ लर्न नहीं कर पाते, मेमोरी नहीं होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब ब्रेन डिसऑर्डर जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जो फ्रेगाइल एक्स है ना, ये एसोसिएटेड है एक ऐसी प्रॉब्लम से जो कि थिंकिंग एबिलिटी से यहाँ पर टैकल करती है, मतलब थिंकिंग एबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कॉग्निशन मतलब आपके ब्रेन रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। और एक तरीके से यहाँ पर ये आप कह सकते हो जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ना, ये प्रॉब्लम और बढ़ती रहती है और बदतर होती रहती है एज के साथ साथ। ऑब्वियस ये बात है, एज बढ़ती है, मेमोरी भी कमज़ोर होती है, तो ये प्रॉब्लम भी और ज़्यादा बढ़ती रहती है, और ये मेल को अफेक्ट करती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द फीमेल, मैंने आपको बताया। साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो ब्रेन के पार्ट्स हैं उनको डैमेज करती है, आपका ब्रेन जो है अपने मूवमेंट को आपको कंट्रोल कर रहा है, उसके उसी पार्ट को यहाँ पर डैमेज कर देती है, सेरेब्रम को डैमेज कर देती है। आपके ब्रेन के अंदर जो वाइट मैटर है, जो कि बहुत एक तरीके से मैटर करता है हमारी पूरी लाइफ के लिए, हमारी लर्निंग पावर के लिए, मेमोरी के लिए, स्किल्स के लिए, हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए, ये सब कुछ बेकार हो जाता है, ये सब वीकेंड देखने को मिलता है, क्योंकि ये जेनेटिकली डिसऑर्डर वाली बीमारी देखने को मिलती है। ये जो डिसऑर्डर है ना, यहाँ पर इससे क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ बन जाती हैं और एक तरीके से आपकी ब्रेन की क्षमता कम हो जाती है। प्लस यहाँ पर ये बोला गया है, ये डिसऑर्डर ये बनता है किससे, एक म्यूटेशन से। आपका जो जीन है एक तरीके डीएनए, जिसको हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, इस जीन ही तो है हमारे, तो ये जो जीन है इसके अंदर म्यूटेशन होता है, एक बदलाव होता है, और उस बदलाव के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो ये आरएनए है ना, ये रिपीटेडली आरएनए थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, आप कह सकते हो आरएनए का एक्सेसिव रिपीटिशन देखने को मिलता है, और एक्सेसिव रिपीटिशन की वजह से जो ये है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। देखो एक्सेसिव रिपीटिशन नॉर्मल है, नॉर्मल कब तक हो सकता है, जो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका रिपीटिशन 55 बार तक हो सकता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बार मतलब देखने को मिल जाता है, इससे भी ज़्यादा अगर हो जाएगा तो इससे आपके जो न्यूरॉन सेल्स हैं ना, जो आपके दिमाग के अंदर सेल्स हैं, उसके अंदर टॉक्सिसिटी यानी कि जहरीलापना यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बीमारी ब्रेन को अफेक्ट करती हुई नजर आती है। और मैं आपको बता दूँ, जो ये आरएनए है, ये आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत जगह पर देखने को मिलता है, ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर, आंसुओं के अंदर, जो ये सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है उसमें, ब्रेस्ट मिल्क, अमिनोटिक फ्लूइड हो गया, सेमिनल फ्लूइड हो गया, इन सब के अंदर आरएनए पाया जाता है, आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, अब ये आए देखो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन जो है, इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोग पहले इसको डिटेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखो बीमारी का कोई सोल्यूशन ऐसा देखने को मिला नहीं है, बट अगर आप लोग पहले डिटेक्ट कर लो इस बीमारी को, कि हाँ पहले ही पता चल जाए कि हाँ भाई इसको ये दिक्कत है, तो इससे लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव तो किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आप कर सकते हो स्ट्रक्चर कैसा होता है ना इस बीमारी का। मैं भी आप लोगों को एक और पिक्चर दिखाता हूँ जो कि काफ़ी और इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो बंदा है उसकी शक्ल ऐसे दिखाई पड़ती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है,
मिलती है। ऑटिज्म, यहाँ पर सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल बेकार हो जाती है, अपने आप में धुन, अपने आप में मस्त, ठीक है। आप कह सकते हो बहुत सारे ब्रेन से लेकर डिसऑर्डर होते हैं। फेशियल स्ट्रक्चर पूरा बेकार होता है, जैसे मैंने बताया कि फोरहेड बहुत चौड़ा सा होता है, बड़े बड़े कान होते हैं और लंबा सा फेस होता है, तो ऐसी यहाँ पे बीमारी देखने को मिलती है। तो इसको यहाँ पर एग्जैक्टली यही बोला गया, डिटेक्शन करना इसका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज जो चीज़ इस आर्टिकल के अंदर नहीं बताई गई है मैं आपको वही भी बताना चाहूँगा। इसका एक सोल्यूशन बताया गया पेपरिन। अब यहाँ पे पेपरिन क्या होता है, जो कि पेपर के अंदर, ब्लैक पेपर के अंदर, काली मिर्च के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे बोला गया जो ये पेपरिन होता है इससे यहाँ पर काफ़ी हद तक इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक नेचुरल एल्कलाइड होता है, यह ब्लैक पेपर के अंदर पाया जाता है। ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन सिस्टम को थोड़ा सा सही कर देता है। प्लस जो मेडिसिन है, जो हमारी पुराने ज़माने में मेडिसिन बनती थी उसमें भी काली मिर्च का इस्तेमाल हुआ करता था। जो पेपरिन है ये आपका जो रिपीटेड एन है, जैसे मैंने आपको बताया जो RNA है, बार बार रिपीटिशन इसका देखने को मिलता है। जो RNA रिपीटिशन है इसको इंटरेक्ट करता है, प्लस जो आपके ब्रेन सेल्स के अंदर जो ये प्रॉब्लम दिक्कत हुई है इसको कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तरीके से आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर पेपरिन का इस्तेमाल होता है, जो कि ब्लैक पेपर के अंदर पाया जाता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे, हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।